कल हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोगों ने देखा था कि भाई एक जॉन एडम नाम का व्यक्ति आया है। 1823 में जॉन एडम नाम का गवर्नर जनरल आता है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए आता है, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आता है, इसलिए इसके नाम क्या लिखा है, एक्टिंग। मतलब ये परमानेंट जीजी नहीं था। ये एक तरह से नहीं होता कि भैया कोई अधिकारी ने का ट्रांसफर हो गया तो किसी और को अतिरिक्त प्रभार मिल जाता है, एडिशनल चार्ज मिल जाता है कि आप कुछ दिन काम करिए, जब नया आएगा तब उसको आप हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो ये एक्टिंग जीजी था, 1823 में आया था। लेकिन इसने 2 महीने में ही, ये 2 महीने में ही इसने बहुत बड़ा एक कांड कर दिया था कि भैया जो प्रेस के लिए इसने क्या शुरू कर दिया, लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया था कि भैया जो भी पत्रिका छापेगा, अखबार छापेगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कुल मिला के इसका मेन एम ये था जॉन एडम्स का कि भैया ये भारतीय अखबारों से चिढ़ता था, ये भारतीय भाषाओं से चिढ़ता था, क्योंकि इसको समझ में आती नहीं थी उर्दू, फारसी, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली। और किसी और भाषा में अंग्रेजों के खिलाफ कोई पत्र छाप रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई एडिटोरियल निकाल रहा है, तो इनको इसको बड़ा दिक्कत होता था कि यार ऐसे तो देश में असंतोष फैल जाएगा, लोग हमको मारेंगे, हमें दिक्कत होगी। तो इसने लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया था कि भाई जिसको भी अब अखबार छापना है या प्रेस का काम करना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इससे इसका मेन रीजन ये था कि जो भारतीय भाषाओं में अखबार छप रहे हैं उनको टारगेट किया जाए, जिससे वो अपना काम धंधा बंद कर दें। और हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय ने एक फेमस अखबार निकाल रहे थे मिरात उल अखबार नाम का, उन्होंने अपना पब्लिकेशन ही बंद कर दिया। इनके लाइसेंस राज से ही उन्होंने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया। तो जॉन एडम्स का जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था ये किसके लिए था? इसका ये कहना था कि भैया अंग्रेजी में छाप रहे हो, इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस तो सबको लेना पड़ेगा, चाहे अंग्रेजी में छापो चाहे किसी और भाषा में अखबार छाप रहे हो, लेकिन लाइसेंस तो सबको लेना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में छाप रहे हो तो आपके लिए हम थोड़े जो कानून है वो नरम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। लेकिन किसी और भाषा में अखबार छप रहा है, उर्दू में छप रहा है, फारसी में छप रहा है, भोजपुरी, संस्कृत, किसी और भाषा में छप रहा है, या लोकल लैंग्वेजेस में छप रहा है, तब तो भैया उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। और जो भी अखबार आप छापोगे उसकी पहली कॉपी मेरे ऑफिस में होनी चाहिए, और जब मैं अप्रूवल दूंगा तब उस अखबार को आप जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए 1 जून का अखबार है, इनके ऑफिस में पहुंच गया और ये भाई 30-30 दिन उनके ऑफिस में पड़ा रहता था। और इसके बाद वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया, 1-1 महीने अखबार पड़ा रहता था। अब 30 दिन बाद अगर आप बोलते हो कि ठीक है भाई ये जो अखबार आपने 1 जून को छापा था ये सही है, तो 30 दिन बाद उस अखबार को अगर मार्केट में हम निकालेंगे, लोगों को देंगे, तो लोग बासी खबर थोड़ी ना पढ़ना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली खराब, इनकी आमदनी खराब हो रही थी, इनका जो मैन पावर है, रिसोर्स, वो खराब हो रहा था। और लोगों को भी लगा कि यार इस तरह व्यापार करने से अच्छा है कि बंद करो व्यापार। तो राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार, मिरात उल अकबर नाम का अपना एक प्रेस अखबार बंद कर दिया था। तो ये कभी कभी आता है कि राजा राम मोहन रॉय ने अपना एक प्रेस या अखबार मिरात उल अकबर किस एक्ट से परेशान होकर बंद किया था। तो वो एक्ट है लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ प्रेस एक्ट, या मिरात उल अकबर जो राजा राम मोहन रॉय का एक पत्रिका थी, उसको किस गवर्नर जनरल के कानून से परेशान होकर उन्होंने बंद कर दिया। तो उसमें आप टिक मारेंगे जॉन एडम्स को। तो जॉन एडम्स से 2-3 महीने के लिए था यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसका टेन्योर अपन देखें जॉन एडम्स का। ये देखिए जॉन एडम का टेन्योर देखिए आप, जनवरी से अगस्त तक था ये, 1823 में ही। ये विकिपीडिया की स्लाइड मैंने खोली थी, जनवरी से अगस्त तक था ये, और 1823 में आया था। इसके नाम के आगे एक्टिंग लगा हुआ है। और इसने आया तो सिर्फ, ये हमेशा किस लिए जाना जाता है, लाइसेंस राज के लिए। इसने लाइसेंस राज शुरू कर दिया था कि भाई जिसको भी अखबार छापना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसके ही मन का था कि कभी एक चाहे तो किसी अखबार वाले को लाइसेंस दे, या किसी को नहीं दे, या किसी को लाइसेंस दिया है उसका लाइसेंस रद्द भी कर दे। ठीक है, चंचल राठौर पूछिए क्या पूछना है। सर, जैसे कि राजा राम मोहन राय तो हिंदू थे, तो उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम मिरात उल अकबर क्यों रखा? राजा राम मोहन रॉय भले जन्म से हिंदू हो, लेकिन वो सारे धर्मों का सम्मान करता था। उसने इंग्लिश में भी अखबार छापा है, उसने फारसी में भी अखबार निकाले हैं, और उसने उर्दू में भी अखबार निकाला है। तो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए तो हम उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंडिया रेनेसा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। यशस्विनी पूछिए क्या पूछना है। सर, ये जो लाइसेंस के लिए था ये 5-6 महीने तक ही चलता है एडम स्मिथ नहीं जब नहीं तक सॉरी नहीं, जॉन जब वो तक रहता गवर्नर है? जनरल था, उसने तो कानून बनाया, वो चला गया लेकिन कानून तो रहेगा ना। तो वो अपने छोटे से टेन्योर में एक ऐसा बेकार कानून उसने बना दिया। कहते हैं ये जो कानून था ना, इसने भारत का जो प्रेस सिस्टम था,
भारत की जो पत्रकारिता था उसका दम घोट दिया। ठीक है, इसको उसका दम घोटा इस कानून ने, लाइसेंस सिस्टम ने। बाद में चार्ल्स मेटकाफ जब आएगा तो वो इसको हटाएगा। इसलिए हम कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मेटकाफ को मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इसलिए कहते हैं कि वो जब आएगा तो ये एडम वाला लाइसेंस वाला जो कानून है उसको हटा देगा। तो एडम का जो लाइसेंस वाला कानून था, इसने एक तरह से भारतीय पत्रकारिता या फ्री स्पीच का गला घोट दिया था। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। सर हाँ पूछे। सर जो ये विकिपीडिया खोला है सर, इससे मतलब जो पढ़ेंगे तो सही रहेगा ना? आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ना है। मैं इसलिए खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि नो सर, मैंने वो देखा था ऐसा आपको ना लगे कि यार पानीपत की क्या थर्ड पता बैटल तो। फैक्ट में कुछ चेंजेस हो या कुछ और। मतलब मैं, ये मेरा काम है, मैं 4 सोर्सेस से उठा के आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको जो मैंने पीडीएफ दी है, जो मैंने लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इन्हीं को बस देखना है। आपको विकिपीडिया नहीं खोलना है, आपको इस इंफॉर्मेशन के समंदर में गोते नहीं लगाना। वो गोता मैं लगा लूंगा, आपको बता दूंगा ये अमृत है, इस अमृत को पी लो, सेलेक्ट हो जाओ। सर ठीक है, सर नो सर, एक क्वेश्चन है सर। आप पूछे। सर मैंने बैटल ऑफ पानीपत थर्ड देखा था, इसमें तो मुगल्स दिखाया था कि ये दुर्रानी के साइड से। तो मैंने आपसे बोला था तो आपने बोला किस बुक में पढ़े हो, नहीं है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो रोहिल्ला थे वो लड़े थे, वो साथ दिया था उन्होंने अब अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, और आप कह रहे नो हैं कि सर, मुगलों ने साथ। विकिपीडिया में मुगल्स लिखा है, उसके कमांडर्स भी लिखे हैं मुगल। देखो विकिपीडिया क्या होता है, ये ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी एडिट कर सकता है। इसमें विकिपीडिया ओपन सोर्स है, मैं चाहूँ मैं भी एडिट कर दूं। और दूसरी बात, ये विदेशी मतलब एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये भारत की हिस्ट्री को लेकर ज्यादा लोड नहीं लेते। कुछ भी चेंज कर दे तो लोड नहीं लेते। लेकिन मैं विकिपीडिया में क्या खोला हूँ, ब्रिटेन के जो कंपनी है उसके गवर्नर जनरल, इसमें बड़ा वो सेंसिटिव रहते हैं, इनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही रखते हैं वो। मैं बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाऊंगा, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, तो मैंने कभी भी विकिपीडिया नहीं खोल के दिया, क्योंकि मुझे पता है विकिपीडिया में चेंजेस होंगे, लोग ही कर डालते हैं चेंजेस। किसी को बदनाम करना तो मुगल का नाम डाल दो, कल को किसी का बस चले तो नेहरू का नाम भी डाल दे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। बाद में विकिपीडिया को समझ में आता है तो 8-10 दिन बाद उसको चेंज करेगा, अलग बात है, लेकिन ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें एडिट कर सकता है। तो मैं जब यूरोपियन से जुड़ी हुई चीजें हैं या वेस्टर्न वर्ड से जुड़ी हुई चीजें, उसके लिए विकिपीडिया में खोलता हूँ। बाकी भारतीय इतिहास के लिए विकिपीडिया में बहुत कम खोलता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इसमें चेंजेस लोग कर देते हैं या विकिपीडिया जानबूझ के चेंजेस कर देता है। क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, पश्चिमी वाले क्या सोचते हैं, भारत वाले असभ्य हैं या पूर्व वाले असभ्य हैं, और हमें भगवान ने इसीलिए भेजा है कि हमको सभ्य बनाए। तो हमको तो नीचा दिखाते रहेंगे ना, हमारे इंफॉर्मेशन को गलत करते रहेंगे ना, हमारे इतिहास से छेड़खानी करते रहेंगे। तो मैं कभी भी आप लोगों को भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई चीजें को पूरा विकिपीडिया से नहीं पढ़ाने वाला। हाँ, मैं कभी रेफरेंस ले लेता हूँ, फिर भी मैं उसको चेक भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉन एडम को मैंने यहाँ पे 1823 बोल रहा हूँ कि ये 4 महीने के लिए आया है, तो मैं इस तारीख को नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको याद रखो। आप बस ये ध्यान रखो कि 1823 में आया था, कुछ समय के लिए आया था, और इसमें इसने एक लाइसेंसी सिस्टम शुरू किया था, जिसकी वजह से भारत की जो प्रेस है उसका गला दम घुट गया था, या उसको जिसे कहते हैं उसको गैगिंग कर दिया था, उसका गला घुटा गया था। क्लियर है? यस। तो विकिपीडिया को कोई क्रेडेंशियल सोर्स नहीं मानना। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, विकिपीडिया से आपको पढ़ाई नहीं करनी है पूरी कि आप विकिपीडिया को सत्य मान लें। विकिपीडिया रेफरेंस के लिए हो सकता है, 1-2 लाइन आपको डाउट है कब कौन मरा कब कौन जिया, तो आप उठा लीजिए। बाकी पूरा सोर्स विकिपीडिया कभी नहीं लेना, और ना मैं कभी आप लोगों को पूरे सोर्स लेके। मैं तो जॉन एडम को ऐसे दिखा रहा था सर कि भाई ये इस समय आया था। क्लियर है? सर सर हाँ बोलिए। सर जो आप पढ़ाते सर, इसको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? मैंने बताया ना आप लोगों को, मैंने एक लिंक शेयर किया था यूट्यूब वाला, उसमें रिकॉर्डिंग ये जा रहे हैं, लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ मैं। कल का जो जी लेक्चर है वो भी अपलोड कर दिया मैंने। जी सर, यूट्यूब से मिल जाएगा सर? वेलकम। चलिए मैं उसका लिंक अभी चैट में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है। जी सर।
तो आप लोगों को जॉन एडम्स के बारे में ध्यान रखना है कि आया तो था ये एक्टिंग रूप में, मतलब छोटे से कार्यकाल के लिए आया था, लेकिन इसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से हमारी प्रेस जो है, हमारी फ्री स्पीच जो है, उसको बड़ी दिक्कत हुई थी। हमारे देश में जो बड़े अच्छे अखबार थे उनको बंद होना पड़ा था। तो ये जॉन एडम्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1823 में आया था ये व्यक्ति, और राजा राम मोहन रॉय का एक बड़ा अच्छा अखबार चल रहा था मिरात उल अकबर के नाम से। देखो, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि वो तो हिंदू थे और उन्होंने ऐसा अखबार निकाला, अकबर उसमें लिखा हुआ है, तो यही सब तो कंफ्यूजन है, यही सब तो स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे कि राजा राम मोहन राय तो हिंदू आदमी है, ये अकबर नाम से कौन सा अखबार निकाला होगा। ये राजा राम इससे रिलेट नहीं करता, तो अपन इसको टिक नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना है। क्योंकि पहली चीज तो ये अखबार इन्होंने निकाल रहे थे, निकालते थे, और जब ये कानून आया तो उन्होंने इस कानून से त्रस्त होके बोला बंद करो अखबार, ये अखबार बंद कर दिया था उन्होंने। तो जॉन एडम्स का हो गया किस्सा खत्म। अब जो आता है उसका नाम है विलियम एमहर्स्ट। आदित्य जोशी ने चैट में लिंक शेयर कर दिया, ले लेना भाई जिसको चाहिए। तो अब आ रहे हैं विलियम एमहर्स्ट। ये व्यक्ति रहा तो 5 साल, ये व्यक्ति रहा तो 5 साल ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इसके 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ, आप लोग सोचिए क्या हुआ। इसके कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध। कोई मुझे बताएगा ये आंग्ल बर्मा युद्ध जब खत्म हुआ था तो कौन सी संधि हुई थी? यार्डूत की संधि। यान डाबू की संधि किस साल हुई थी? 1827 26 1826 में युद्ध खत्म हो रहा है तो उसी साल होगी संधि। ठीक है, तो इसके कार्यकाल में, एमहर्स्ट के कार्यकाल में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भूल गए होंगे कि फर्स्ट बर्मीज वॉर का कारण क्या था। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी उम्मीद को गलत साबित करना चाहे तो करे। कोई मुझे बताएगा फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर का रीजन क्या था? क्योंकि उन्हें वहां का कोस्टल रीजन चाहिए था ब्रिटिशर्स को। बहुत बढ़िया, और कुछ? वुड के लिए। किसके लिए? वुड। वुड नहीं लिख बोलेंगे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन के लिए, उसमें सब आ जा रहे हैं, है ना। एक कृषि हो जाता है, वुड मतलब बड़ा नॉर्मल सा कोई पांचवी का बच्चा जवाब दे रहा है। सर, और वहां पर मैंने फ्रांस आपके का लिए वो स्लाइड वापस इन्फ्लुएंस खोल दी। बढ़ता जा रहा था। इसका रीजन है, क्या रीजन था इसमें कि भैया जो बर्मा का अराकान वाला प्रोविंस था, यहाँ पे आता है अराकान वाला प्रोविंस, ये वाला अराकान वाला प्रोविंस, ये इनको चाहिए था क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया था, ये इनको चाहिए था। दूसरा क्या रीजन था कि भाई बर्मा की जो आर्मी थी वो इधर इधर अटैक किया करती थी, तो यहाँ पे कौन बैठा था? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी, तो उसको लग रहा था यार मेरे एरिया में कैसे घुस रहे हैं, तो ये एक और रीजन था। ठीक है, और इसी कारण से होगी लड़ाई, और लड़ाई होगी तो हमने बाद में देखा कि यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है एवा नाम की, एवा नाम का शहर कहाँ है? ये है एवा नाम का शहर। ठीक है, तो यहाँ तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वैसे वो रंगून, यहाँ से अपनी नेवी लेके गई, रंगून तक पहुंच गई थी, रंगून पेगू इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और इनको ये डर था कि एवा तक ना पहुंच जाए, एवा उनकी राजधानी थी, इसलिए फटाफट यान डाबू की संधि हो गई। तो बस थोड़ा बहुत याद रखना, बाकी तो आपके पास स्लाइड है उसको रिवाइज कर लेना। तो ये जो एमहर्स्ट नाम का व्यक्ति है, इसके कार्यकाल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया इसके कार्यकाल में फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, और उसके बाद जो संधि हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ यान डाब। और उस एंग्लो बर्मीज वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, उसने बहुत बड़ा एरिया म्यांमार का अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो जो एमहर्स्ट है उसके टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। दूसरा, इसके टाइम पे एक और काम हुआ था, ये जो भरतपुर नाम का एक छोटा सा, कहाँ गया ये भरतपुर नाम का एक जो एरिया है राजस्थान में, भरतपुर नाम का एरिया, इसको इसने कैप्चर कर लिया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको चाहो तो आप काट सकते हो, बस आप इतना, एमहर्स्ट जब भी नाम आए ना, इसको चाहे तो आप मत याद रखो। एमहर्स्ट का नाम जब भी आए तो ध्यान रखना फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था।
अब जब बर्मीज वॉर हुआ था तो इसके साथ हम जोड़ सकते हैं कि भैया इसने रंगून कैप्चर कर लिया था, इसने पेगू कैप्चर कर लिया था, ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो एरिया था वो बढ़ा लिया था। तो ये सब बाय डिफॉल्ट उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। देखो यहाँ एमहर्स्ट के बारे में लिखा है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 24 है, ये 23 लिखा हुआ है। दूसरा, जब बर्मीज वॉर खत्म हो गया तो क्या लिखा है कि भैया इसने असम का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास है, मणिपुर का हिस्सा है, अराकान का बहुत बड़ा हिस्सा है, तेनासरीम वाला हिस्सा है, ये सब बाय डिफॉल्ट उसका रिजल्ट ही था, एरिया इनका बढ़ गया। तो एमहर्स्ट के बारे में दो बातें याद, एक बात ही याद रखना कि पहला फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, यान डाबू की संधि हुई, यान डाबू की ट्रीटी हुई, और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया बहुत बड़ा बन गया। और बर्मा जो है उसकी बहुत बुरी हार हुई थी, बर्मा को बहुत बड़ा एरिया अपना छोड़ना पड़ा था। और बर्मा का जो कोस्टल एरिया था अराकान, ये जो अराकान वाला एरिया था ये कोस्टल एरिया था, ये एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, ठीक है, अराकान प्रोविंस मिल गया। क्लियर है? लॉर्ड एमहर्स्ट 5 साल का कार्यकाल क्लियर है? यस सर। अब ये जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मैंने कहा था, हमेशा मैंने कहता रहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर सबसे आपसे पूछा जाए कि 3 बेहतरीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताइए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भला किया, लोगों का भी भला किया, या जिन्होंने मोटे तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर्स हैं, जो उसका रुतबा है, उसको कई गुना बढ़ाया, तो आपको पहला नाम तो लेना पड़ेगा कॉर्नवालिस का, दूसरा नाम विलियम बेंटिक का, और तीसरा नाम आप लॉर्ड डलहौजी का ले सकते हो। मतलब आए 20-22 गवर्नर जनरल आए हैं, लेकिन अगर टॉप 3 की बात करेंगे तो ये विलियम बेंटिक उसमें बैठे मिलेंगे आपको। अच्छी बात ये है कि कॉर्नवालिस जैसे भारत विरोधी था, डलहौजी जैसे भारत का विरोध करता था, भारतीयों से नफरत करता था, विलियम बेंटिक ऐसा नहीं था। विलियम बेंटिक जो था वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। ये व्यक्ति जो था, इसने ये चाहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया बड़ा हो, इसने ये चाहा कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनका भी भला हो, इसने ये चाहा भारत का भी भला हो, और इसने ये चाहा भारत में जो कुरीतियां हैं, जो यहाँ पे गलत रिचुअल्स चले आ रहे हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, वो भी हटे। इसने भारतीयों की जो पढ़ी लिखी क्लास थी, इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, उनकी सहायता से भारत की कई कुरीतियों को इसने हटाया। इसने भारतीयों के पढ़े लिखे वर्ग को सम्मान दिया। मतलब विलियम बेंटिक के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जितना इसने भला अपने देश का किया, उतना भला इसने भारत का भी किया। तो अगर भलाई के काम में बात की जाएगा तो नंबर 1 आएगा। इससे ज्यादा भला व्यक्ति ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें इसके कार्यकाल में हुई हैं। तो विलियम बेंटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा, क्योंकि इसी के कार्यकाल में हमने देखा था एक लास्ट चार्टर एक्ट आया था 1813 में, और 1813 वाले एक्ट में ये कहा गया था कि 20 साल बाद हम फिर से आएंगे एक नया कानून लेकर। तो 20 साल जब होंगे तब 1833 में 20 साल हो जाएंगे, और इसका टेन्योर चल ही रहा है। असल में ये जो व्यक्ति है ना, विलियम बेंटिक, इसके हम टेन्योर की बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक ये व्यक्ति यहाँ रहा। अब इसी बीच में 1833 भी आ रहा है, 1833, और यहाँ पे आया था एक चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में कहा कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है ना अभी तक, यार इसको बदलो, इस पोस्ट को चेंज करो, और इस पोस्ट का नाम क्या दो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो इसलिए क्योंकि अभी तक, इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल है उसके आसपास का एरिया इनके पास है, इनके पास पंजाब का, मतलब सिंध का एरिया इनके पास आ रहा है, इनके पास अवध वाला बहुत बड़ा एरिया इनके पास है, इनके पास मराठाओं का एरिया, इनके पास मैसूर वाला एरिया, इनके पास हैदराबाद का एरिया है। तो अब अच्छा नहीं लगता ना कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भाई क्यों बंगाल का? अब तो वो बंगाल से बाहर निकल के भी इनके पास बहुत बड़ा एरिया हो गया, इसलिए इसका प्रमोशन हुआ, या एक पोस्ट का नाम चेंज हुआ, इसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बंगाल का जो गवर्नर है
वो पद खत्म हो गया। बंगाल के, ये तो हटाओ, बंगाल के गवर्नर का पद रहा, लेकिन वो सिर्फ बंगाल देख रहा होगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत का मालिक हो रहा है। तो विलियम बेंटिक आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 तक ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। फिर जब नया एक्ट आएगा तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको गांठ बांध लेना, स्टेटमेंट में आती है और हम कंफ्यूज होते हैं। आदमी वही है, इसकी नौकरी उसी समय चल रही है, उस समय एक फरमान आता है कि भाई अब से तुम्हारी पोस्ट का नाम बदल दिया गया। तो विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होगा? तो उसका ऑप्शन है, उसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। यहां तक जो मैंने बोला वो क्लियर है सभी को? सर जो भारत का सर फर्स्ट वाइस राय था सर, वो कौन है सर? वॉइस रॉय बाद में आएगा, वॉइस राय का जो पद है वो बाद में आएगा। रुको, चलो मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? नाम बताइए। वॉरेन हेस्टिंग। Warren Hastings, Warren Hastings. Robert Clive. रॉबर्ट ठीक है, तो बंगाल का ये पहला गवर्नर है, सिर्फ बंगाल का पहला, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन Hastings. हेस्टिंग। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। अभी यहाँ भी देखो मेरी राइटिंग खराब हो गई, पता है क्यों खराब हुई? तो बीच में चैट में रिप्लाई आ रहा होगा तो ये राइटिंग इधर खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? Bentinck. विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। Lord. ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। कौन होगा? विलियम बेंटिक। William Bentinck. लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? Lord Canning. फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया Lord Canning. Lord Canning. कौन होगा? Lord Canning. लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। अभी तक जो भी है ना ये सब यूरोपियन है, सॉरी ये सब ब्रिटिश है, ये जो भी है ब्रिटिश है। लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये है माउंटबेटन। इसने हमें आजादी दी थी। वाइसरॉय मैंने बताया था
कि भैया वॉइस रॉय मतलब राजा का दूत या क्राउन का दूत। तो भैया अभी तक हम रूल राजा कर रहा था तो उसका दूत है यहाँ पे, लेकिन जब हम आजाद हो गए तो राजा खत्म, राजशाही खत्म, हम इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट जब इंडिपेंडेंट है गवर्नर जनरल इंडियन, राम गोपालचारी। अब राम राजगोपालाचारी। गोपाल भारतीय पहला, फर्स्ट और लास्ट में लिख लो इसी को, पहले और राजगोपालाचारी। आखिरी यस सर, गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट जो इंडिया। भारतीय थे उनका कोई नाम बताएगा मुझे? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा कि भैया पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव था। फिर पोस्ट कब बदली, गवर्नर जनरल की पोस्ट कब बदली है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पोस्ट बदल गई। तो हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी यार मुझे, लास्ट, वैसे ये ठीक नहीं लिखना, फिर भी लिख देता हूँ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी वॉरेन हेस्टिंग है। लेकिन क्योंकि बीच में लगभग 70-80 साल ना बंगाल के गवर्नर का पद ही नहीं था, बाद क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग आखिरी हुआ वही प्रमोट हो गया, तो बीच में 70-80 साल बंगाल के गवर्नर का पद ही नहीं था। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग है। बाद में विलियम बेंटिक के टाइम अलग से बोला जाता है कि ठीक है भाई बंगाल का भी एक गवर्नर बनाओ यार, मैं पूरे देश का काम देखूंगा तो बंगाल में नहीं देख पाऊंगा। तो बेंटिक के टाइम से फिर से बंगाल के गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति को बैठाया जाता है। यशस्विनी पूछिए क्या पूछना है। सर जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछेंगे तो सी राजगोपालाचारी को बोलना है। हाँ सर मतलब फर्स्ट जो जीजी ऑफ इंडिया रहेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा पर्टिकुलर पूछेंगे? नहीं, आजादी के बाद भी माउंटबेटन कुछ समय तक भारत का क्या था? भारत का क्या था? गवर्नर वाइसरॉय। जनरल था। देखो, जब हम आजाद हुए 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो राजा का पद चला गया, राजशाही चली गई, तो वॉइस राय का पद ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो कुछ समय तक माउंटबेटन आजादी के बाद भी, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हम देखें तो 2 लोग गवर्नर जनरल रहे हमारे पास। माउंटबेटन आजादी के बाद क्या कहलाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुछ समय के लिए, लेकिन वो कौन था? ब्रिटिश था। ठीक है, और उसके बाद जब माउंटबेटन चला गया तो जब तक हमारा संविधान नहीं बना था 1950, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 से हमने उसको आत्मसात किया, उसको रिपब्लिक डे बनाया, तब तक एक सर भारतीय फिर से बता जिनको हमने दीजिए सर, गवर्नर समझ जनरल नहीं। का पद ऑफर किया था, वो गवर्नर जनरल के पद में बैठे थे, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। तो ध्यान रखना, आजादी के बाद भी माउंटबेटन कुछ समय तक भारत में था, लेकिन तब वो वॉइस राय नहीं कहला रहा था, तब वो कहला रहा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? सर क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हाँ, तो कौन सा होगा बताइए। तो सर उसमें दोनों में कंफ्यूजन रहता था कि सी राजगोपालाचारी होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन। भी आपने तो क्या कहा? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कौन होगा? बेंटिक होगा। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कह रही फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो बेंटिक। हाँ, इसमें होता फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सवाल द सुनिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री फर्स्ट इंडिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, आजाद भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन होगा? तो उसमें जवाब आएगा वही बोल रही माउंटबेटन। आजाद भारत में माउंटबेटन एक ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे, लेकिन आजाद भारत में ये भारत के कुछ समय तक गवर्नर जनरल रहे हैं। तो अगर उसके यस आगे सर, ब्रिटिश बट लगा देंगे, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत, तब आप टिक मारेंगे माउंटबेटन को। और वहीं अगर सवाल हो जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय ब्रैकेट में भारतीय होगा, भारत गवर्नर जनरल आजाद भारत का, आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तब आप टिक मारेंगे सी राजगोपालाचारी को। सर बट क्वेश्चन मतलब यही रहता है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तब भी लॉर्ड माउंटबेटन आएगा ना,
इसमें ब्रिटिश नहीं मेंशन किया था। हाँ तो भी आएगा, क्योंकि राजगोपालाचारी तो माउंटबेटन के बाद बना है ना, तो राजगोपालाचारी सेकंड नंबर पे हो रहा है, लेकिन तो सर भारतीयों में वो पहला और आखिरी है। फ्री भारतीयों इंडिया में में एक ही दोनों लोगों को भारतीय है याद जो रखना है। पहला और आखिरी है, वो राजगोपालाचारी। लेकिन आजाद भारत में 2 गवर्नर जनरल हुए हैं, पहले नंबर पे था माउंटबेटन आजादी के बाद, दूसरे नंबर पे थे राजगोपालाचारी। तो आजाद भारत में कुल कितने गवर्नर जनरल रहे हैं? 2, जिसमें से पहला था वो ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था, लुइस माउंटबेटन, और सेकंड नंबर पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर है? यस सर। सर हम्म सर जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब हम तो आजाद हो चुके हैं, तब भी हम इन ब्रिटिशर्स को लॉर्ड क्यों कहते हैं? देखो क्या है, हमारे भारत में संस्कृति में लॉर्ड मतलब भगवान होता है। अंग्रेजों में, ब्रिटेन में लॉर्ड मतलब होता है अमीर आदमी, बड़ा आदमी, है ना, या सम्मानीय व्यक्ति। वहां पे लॉर्ड मतलब होता है आदरणीय व्यक्ति। जैसे हम लोग बोलते हैं माननीय, महोदय, है ना, मान्यवर, थोड़ा आदर देने के लिए, तो वहां पे वो सम्मान देने के लिए। वहां पे सम्मान कैसे तय होता था? जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति है, ज्यादा अमीर व्यक्ति, तो वहां पे लॉर्ड्स होते थे। आज भी वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। आप मत लगाओ ना लॉर्ड। आपसे पूछा जाए कि आप इंटरव्यू में क्यों बोल रहे हो लॉर्ड माउंटबेटन, तो आप मत बोलो कि वो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था, वो नॉर्मल माउंटबेटन था। लेकिन जब हम लिखते हैं, मेंस में जब लिखते हैं, तो हमें अपने आप को भारतीय अंग्रेज भूलकर हमें उस व्यक्ति का जो पूरा टाइटल था वो बताना चाहिए कि वो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन हम बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में कोई आपसे बोले कि हम चाहते हैं कि आप लॉर्ड ना लगाएं, तो आप बोले बिल्कुल सर, हम नहीं लगाते लॉर्ड, क्योंकि वो तो व्यक्ति था, वो लॉर्ड होगा अपने देश का, हमारे देश के तो ही ना था। तो इंटरव्यू में आप उनकी बात सहमत हो सकते कि नहीं लगाना लॉर्ड। चलो मैं भी नहीं बोलूंगा आज से किसी को लॉर्ड, लेकिन जब मेंस में लिखोगे या एमसीक्यू में सवाल आएगा तो उसके आगे लॉर्ड लगा रहेगा। क्लियर है? जी सर। सर कोर्ट में जज को भी माय लॉर्ड कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसको बताऊंगा तो 5-10 मिनट, चलो बताऊंगा मैं, कभी और बता दूंगा ये सब चीजें। क्लैट मतलब लॉ का सवाल है, बता देंगे मी लॉर्ड क्यों बोलते हैं, योर ऑनर क्यों बोलते, वो तो इंडिया में ही है फिर। अरे ये सब जो चीजें हमने ली हैं, ये हमने इनहेरेंट की है। भाई आज आपका जो पुलिस सिस्टम है, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम है, ये सब आपने किससे सीखा है? ब्रिटेन से सीखा है ना। बहुत कुछ हमने, भाई 1935 का जो एक्ट है उस वो हमारा लगभग 50% से अधिक जो हमारा संविधान है उसी से हमने इनहेरेंट किया है। तो वो किसने बनाया था? वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था ना। तो हम, उन्होंने हमारे यहाँ 250-300 साल राज किया है, हमको उन्होंने सिखाया किस तरह डेमोक्रेसी चलानी है, तो हमने उनको इनहेरिट कर लिया। उन्होंने जो हमको सिखाया वो बातें हम आज तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये जो हम आप मुझको सर कहते हैं, आपको तो मुझको गुरुजी बोलना चाहिए, आप सर क्यों बोलते हैं? ये सब सारी बातें अंग्रेजों ने सिखाई है। ठीक है, तो क्यों कहते हैं वो सब। और दूसरी बात, सिखाई है तो गलत नहीं सिखाई है, अच्छी चीजें हैं। उन्होंने दुनिया भर में रूल किया, दुनिया भर को डेमोक्रेसी दी, दुनिया भर को और भी अच्छी चीजें दी। तो बहुत कुछ बातें अच्छी हैं, बहुत कुछ बातें खराब है। धीमे धीमे उस खराब बातों को छोड़ दें और अच्छी बातों को लिए रहें। तो ये सवाल किसका था? अंकित यादव का सवाल था। ठीक है, तो इरेज कर दूं ये मैं स्क्रीन जो है। जी सर हाँ पूछिए। सर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कंपनी के हाथों में था पूरा, तो इतने दिनों तक उन्होंने राज किया, पर सर ब्रिटेन के राज में आया तो ज्यादा दिन वो राज कर। ऐसा नहीं आएगा, सब आएगा, मैं क्लियर करूंगा। क्यों? पहले पढ़ तो लो पूरी बात। दूसरा, जब ब्रिटेन के हाथों में आया ना, कहते हैं ना पाप का घड़ा धीमे धीमे भरेगा, और जब भरेगा तो फिर वो छलकेगा, फिर कभी कभी घड़ा फूट भी जाएगा। तो जितनी अति होनी थी ना, वो धीमे धीमे कंपनी राज करते चले गए, और उसकी जो परिणति हुई, उसका जो रिजल्ट था, उसका जो एक्सट्रीम एंड था, तब बेचारे आए ब्रिटेन वाले। और ब्रिटेन वाले ये भी समझ गए थे, राज परिवार समझ गया था, क्राउन समझ गए थे वहां पे, कि अगर हमने कंपनी को यहाँ छोड़ा तो 10-20 सालों के अंदर ये कंपनी को भगा देंगे भारतीय। तो कम से कम क्राउन आया तो अगले 90 साल तक इन लोग यहाँ पे रूल कर पाए, अगले 90 साल। और अपने ही लोकल इंटरेस्ट की वजह से भारत के 2 हिस्से कर दिए, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। ये पाकिस्तान को क्यों बनाया गया, सब सब क्लियर होगा आपको। ये हिंदू मुसलमान जो किया गया है बहुत, ये जो हिंदू मुसलमान हुआ है या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुई, ये सब सब
कारण था ग्रेट गेम का। जो ग्रेट गेम मैं पहले समझा रहा था कि वो चाहते थे कि रशिया कभी भारत ना आ पाए या फ्रांस कभी भारत ना आ पाए, ये सब ग्रेट गेम के अंतर्गत ही पाकिस्तान को बनाया गया था। पाकिस्तान हमारा एक तरह से रेस्ट हाउस रहे, एशिया में रेस्ट हाउस रहे। हम कभी भी आए तो पाकिस्तान में हमारे जहाज उतरे, दिक्कत हो, और पाकिस्तान को अपन एंटी इंडिया ही बना दे कि इंडिया कभी उभर ना पाए। वो सब क्लियर मैं करूंगा कब, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब उसके बाद हम देखेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आजादी के बाद क्या था क्यों था, तो सब सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो ये जो आपने अभी सवाल पूछा है ना, ये तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सर पुर्तगाली पहले थे तो सर उन्होंने मुगल्स को रोका नहीं, जब मुगल्स तो बाद में आए ना। मुगल्स को क्यों रोकेंगे? वो भाई पुर्तगाली व्यापार करने आया उसका। अब आप सोचिए पुर्तगाली यहाँ पे क्यों आए थे? कोई मुझे पता है कि पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे? उनका सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था? वो भारत क्यों आए? मसाले। मसाले के लिए। मसाले कहाँ मिल रहे थे? नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया सर। तो साउथ इंडिया में मिल रहे थे तो क्या करके नॉर्थ इंडिया में जाके, वो नॉर्थ इंडिया में कोई भी आए। और भाई मुगल जो है वो बाबर आया, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर ऐसे करते तो अकबर के समय तक आते आते वो लोग थोड़े बड़े बने थे। और आज भी आप देखो अपने, अगर हम इंडिया का थोड़ा सा मैप बना दें, ये घूमते घूमते तो यहाँ पे आपके पास विंध्याचल है, फिर ये सतपुड़ा है, इसके और बीच में बहती नर्मदा, इसके ऊपर को हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, इसके नीचे को हम साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है। तो भैया जब आज भी आपको इधर से मतलब नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, तो कई पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ता है। तो आज से 300 साल पहले जब कारें नहीं थे, जब बसें नहीं थे, जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, खासकर ये ऑटोमोबाइल इंजन का, तब तो इनको मतलब ही नहीं था। नॉर्थ इंडिया वाले कभी साउथ इंडिया आते ही नहीं थे। भाई इधर अलग दुनिया चल रही है, उधर अलग दुनिया चल रही है। तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये मेरा महान देश भारत है। यहाँ पे सब छोटे छोटे लोगों का ना अपना अलग देश हुआ करता था। भाई तमिल वाले अपने आप को अलग मानते थे, तेलुगु वाले अलग मानते थे, मलयालम अलग मान रहे थे। तो इनको ये मतलब नहीं था कि हम भारत देश के लोग हैं। भारत का कॉन्सेप्ट तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया है, इंडिया की एक बॉर्डर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सदियों से माना ही नहीं गया, तभी तो यहाँ पे अलग कल्चर है, अलग संस्कृति। अब साउथ इंडिया में देखो आप, यहाँ कर्नाटका है, कन्नड़ बोलते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलुगु बोलते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु तमिल बोलते हैं, यहाँ पे मलयालम बोलते हैं, यहाँ उड़िया बोलते हैं या मराठी बोलते हैं। तो ये अपने आप में सब देश है, अपने आप को देश ही समझते थे, जो कि सब जगह राजा रूल कर रहा था। और राजा का काम ये था, भाई मेरा राज्य है, मेरी इलाका है, मेरी प्रजा है, मैं इनको संभालूंगा। तो जब यहाँ पे ये मुगल लोग आ रहे थे, इन लोग अपना काम धाम बढ़ा रहे थे, तो ये कभी नीचे नहीं उतरे। मुगलों में तो मैं कहूँ सिर्फ औरंगजेब की बात मैं करूँ, औरंगजेब जो है वो बहुत समय तक यहाँ दक्कन में बैठा हुआ था। अकबर भी 1-2 बार आया, भाग गया। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी 1-2 बार नीचे आया था। वो भी अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर है वो 1296 से लेकर 1316 तक का है, 20 साल रहे अपने रणवीर सिंह। तो मतलब नहीं था। ये समझ लो कि ये जो पहाड़ हुआ करते ना, एक तरह की बड़ी बड़ी बॉर्डर हुआ करते थे। ये अलग देश है, वो अलग देश है, ये अलग भूमि है, अलग भूमि है। तो उनको मतलब ही नहीं था कि ऊपर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पुर्तगालियों को तो यहाँ व्यापार हो रहा है ना, उनको तो यहाँ के लोगों से, राजाओं को व्यापार हो रहा है, टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ उनके लिए गिफ्ट ला रहे हैं। आने जाने का रास्ता भी ये है कि समंदर के रास्ते से आ रहे हैं, उनको ऊपर जाना ही नहीं। तो हम क्यों पता करें ऊपर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। क्लियर हुई बात? रुपेश कह रहे 565 एरिया बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये जो 565-62 का जो आप फिगर दे रहे हैं ना, ये आजादी के समय था। और ये तब हो गया जब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने सबको हराया, तोड़ा मोड़ा। ये तो पहले तो हमारे देश में मुश्किल से 10-20 ही एरिया थे, बड़े बड़े एरिया थे, बड़े बड़े राजा लोग थे। ठीक है। तो अच्छा ये है कि आपकी जो क्लास है बड़ी अटेंटिव क्लास है, बड़ी जिज्ञासु क्लास है, अच्छा है। सारी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा, समझाया जाएगा। बस अपनी जिज्ञासा ऐसी बनाए रखो। बस ये है कि समय आने पे हर चीज में समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा सब मैं। ठीक है। अगर मैं किसी चीज को आज नहीं समझा रहा हूँ, इसका मतलब अभी की जो क्लास चल रही है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इस गलत दिशा में चले जाएंगे, गलत ट्रैक में चले जाएंगे, इसलिए मैं उसको अभी अवॉइड करता हूँ। तो विलियम बेंटिक की थोड़ी सी तारीफ ही हो पाई थी यार, विलियम बेंटिक साहब शुरू नहीं हो पाए। तो कल इनको देखते हैं विलियम बेंटिक को। आज की क्लास पे से कोई डाउट हो तो पूछ ले, तो क्लास को फिर समाप्त करें।